चलो लेट अस स्टार्ट विद क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट यानी कि क्या, जब भी अभी हमने पहले तो ये डिस्कस किया कि क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट वंस आवर क्रॉप स्टार्ट्स टू ग्रो एंड वंस इट स्टार्ट्स टू फ्लरिश इनटू द फार्म, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है और किन चीज़ों से करना है। सो दैट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सो इन फील्ड्स क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स। वीड्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, द अनवांटेड क्रॉप्स विच ग्रो अलॉन्ग विद द crop plant or unwanted plants which grow with the crop plant. Then insects and pests, the ones which are say dependent on the host plant, तो वो सारे, and this is causing organisms like fungi or bacteria also. ठीक है, so all these cause damage to the crop plant so much that most of the crop is lost. So because of say weed, अनवांटेड वो वीड जो है वो प्लांट ही है, तो प्लांट के साथ दूसरा प्लांट compete करता है फॉर फूड एंड से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड सनलाइट, इनके सब के लिए वो compete करता है, तो उसकी वजह से अपने क्रॉप प्लांट का बहुत सारा नरिशमेंट हैम्पर हो जाता है। दूसरा जो है इंसेक्ट एंड पेस्ट, दे मेजरली ईदर दे आर डिपेंडेंट ऑन दी से क्रॉप का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर, लीव्स को वो डैमेज करते हैं और इसकी वजह से हमारा प्लांट जो है रूट को अगर बोर कर देते तो फिर रूट के डैमेज की वजह से भी क्रॉप प्लांट मर जाता है। एंड देन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल्सो हैम्पर दी क्रॉप। सो क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, दैट इज पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड एंड यूजिंग रेजिस्टेंट वैराइटीज़। हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यूज़ करके वी हैड स्टडीड कि कैसे हम यूज़ करके उसमें से डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड देन क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स भी हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से वो वीड कंट्रोल और पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। एंड समर प्लाइंग इज़ फैलो लैंड। मैंने आपको लास्ट टाइम जूम क्लास के टाइम बताया था डाउट में कि फैलो लैंड रख देना और सन को वो एक्सपोज कर देना, और समर प्लाइंग करके फार्म को वैसे ही रख देने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर के सारे डिसीज़ कॉजिंग स्पोर्स या फिर सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो फंगाई है, उसके स्पोर्स है, ये सब कुछ मर जाते हैं। देन pest, so any destructive organism that causes great economic damage or destroying crop plants are called as pest. Examples are weed, insect, mites, nematodes, etc. So pesticide or biocide, so these refer to as chemicals that are used to kill the pest or organisms which are pest, includes insecticide for killing insects, weedicides for killing weeds, and fungicides for killing funguses, nematicides for killing nematodes and rodenticides for killing rodents. ठीक है, तो ये सारे जो पेस्ट को हार्म या फिर हमारे क्रॉप को हार्म करने वाले जो सारी चीज़ें हैं, इनको सबको फाइट करने वाली ये केमिकल्स है, इनको हम बायोसाइड्स बोलते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देके आपको ये याद करने हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं जनरली मोस्टली इनटू ओलंपियाड्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स, और या फिर एनटीएससी के में अंदर इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। देन एडवांटेजेस क्या है इनके सबके, सो दे किल पेस्ट क्विकली, इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन एंड दे आर ईजी टू स्टोर बिकॉज दे आर मोस्टली केमिकल इन नेचर, और इनको स्टोर हम कर सकते हैं जैसे हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस किया था, सिमिलर काइंड। और इसके क्योंकि ये पेस्ट को मार देता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे जो उसमें हार्म करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो निकल जाने की वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा। सो हेंस इट इज़ वेरी यूजफुल। बट देर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, क्योंकि एक्सेसिव पेस्टिसाइड जो है वो हमेशा क्योंकि ये केमिकल है और जाके दीज आर ऑल्सो हार्मफुल इन नेचर, केमिकल है और ये कोई ऑर्गेनिज्म को कभी कभार स्पेसिफिक नहीं होते, ये जनरली सबको ही हार्म कर सकते हैं, केमिकल्स है। सो इसी वजह से इसके डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि ये सॉइल में प्रेसिपिटेट होने की वजह से सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन करता है। जो रेसिडुअल जो बच जाता है फ्रूट एंड सीड के ऊपर, वो ह्यूमंस जब भी इनको खाते हैं तो उनकी वजह से एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इनटू द फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन को अगर हम देखते हैं, सो फर्स्ट कम्स द प्रोड्यूसर्स, फिर आता है जस्ट अ मिनट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट फूड चेन, तो फूड चेन में 3 लेवल्स होती है। तो 3 लेवल्स कौन सी है, सबसे नीचे में होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर।
ठीक है। तो ये सब तीनों के जो लेवल्स है, इन हिसाब से जब हम पेस्टिसाइड को अगर प्रोड्यूसर लेवल पे हम अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर जब भी उसको कंज्यूम करता है तो वो सिर्फ एक प्लांट का फ्रूट नहीं यूज़ करेगा, राइट, वो बहुत सारे प्लांट के फ्रूट्स खाएगा। तो उन सब पे जितना थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड रेसिड्यू बचा हुआ है वो यहाँ पे जाके इसका अमाउंट एक प्रोड्यूसर में अगर हम देखेंगे, सपोज़ उसने 10 फ्रूट खाया और 10 फ्रूट के ऊपर से हमने अगर सपोज़ 10 mg का भी, अगर सपोज़ हमने 10 mg भी सोच लिया कि उसमें से पेस्टिसाइड उसके बॉडी में गया, तो उसके बॉडी में फ्रूट के ऊपर 1 mg था, अब यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर के बॉडी के अंदर 10 mg हो गया। ठीक है। जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर के बॉडी में वो 100 mg बन जाएगा, क्योंकि वो सपोज़ अपने लाइफ टाइम में 10 प्रोड्यूसर खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, तो उसकी वजह से उसमें भी इंक्रीज़ होते जाएगा। और जैसे जैसे वो टर्शरी में जाएगा इट विल बिकम 1000 mg। तो जैसे जैसे वो ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएगा वैसे इस हिसाब से द केमिकल विच इज़ बीन अप्लाइड इनटू द प्रोड्यूसर लेवल गेट्स मैग्नीफाइड। ठीक है। तो मैग्नीफाइड यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये इंक्रीज़ होते जा रहा है अमाउंट में, और वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे उसका क्वांटिटी एंड अमाउंट जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। सो हेंस दिस विल लीड टू बायोमैग्निफिकेशन। सो दैट इज बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस। सो ये होता है पेस्टिसाइड्स की वजह से भी। ठीक है। सो हेंस ह्यूमंस में जनरली ये कंज्यूम करने के बाद क्वांटिटी उसकी इंक्रीज होने की वजह से हार्म हो सकता है। ठीक है। देन दे डिस्ट्रॉय यूज़फुल इंसेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है। यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया केमिकल है, ये कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है। वैसे देखा जाए तो फार्मर के बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें जो है, स्नेक्स हो गए या फिर जो ऑर्गेनिजम्स है छोटे मोटे, ये सब लोग फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। बट देन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज केमिकल्स दीज विल डिस्ट्रॉय द यूजफुल इंसेक्ट्स एंड यूजफुल ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. So that is again one of the disadvantage of say using the pesticide or chemical pesticides into the farm. तो यहाँ पे उसके लिए एक स्केरक्रो के बारे में बताया गया. स्केरक्रो इज अ इमेज ऑफ or an effigy which is in shape of human that is placed into the field to frighten away the birds. तो ये you might have seen many scarecrows into our जो भी आजू बाजू की जो सारे फार्म्स है वहाँ पे हमेशा एक स्केरक्रो होता है ना, तो इट अपीयर्स लाइक अ ह्यूमन. सो बर्ड्स वगैरह जो है वो उससे डर के दे डोंट एंटर द फार्म एंड ईट द ग्रेन्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो हेंस दैट इज यूज्ड. देन प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, यानी कि हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना है तो हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज़ क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग और फैलो फील्ड फैलो. तो हम समर प्लाइंग करके एक सीज़न के लिए फार्म को वैसे ही छोड़ देंगे या फिर जाके क्रॉप रोटेशन करेंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, हर सीज़न में क्रॉप चेंज होने की वजह से हमारे पास जो सारे पेस्ट एंड एवरीथिंग जो अटैक कर रहे दैट विल रिड्यूस. ओके. देन नेक्स्ट इज वी कैन डू इज सोइंग ऑफ हेल्दी सीड्स एंड समर प्लाइंग इट कैन बी डन. ठीक है. तो हेल्दी सीड्स सिलेक्ट करने के लिए क्लास 8 में हमने सीखा है कि क्या करना चाहिए. वी हैव टू केयरफुली इमर्स सीड्स इनटू वाटर. जो सीड्स नीचे होती है पानी के, दो सीड्स आर गुड सीड्स एंड द वंस विच फ्लोट ऑन द वाटर शुड बी डिस्कार्डेड बिकॉज दीज आर सीड्स विच आर डिसीज्ड और दे कैन बी say not so healthy seeds. Okay. Then so use of pest and disease resistant hybrid varieties of crop. Now this is quite easy to do thing. So हम क्या करेंगे, hybridization technique से we can produce a variety of crop which is disease resistant and then we can use that variety. ठीक है. Then next is field also needs to be protected by grazing animals by raising wire fences and boundary walls. So that can be done very easily. हम अपने फार्म के आजू बाजू अगर कोई से थॉर्नी बुश लगाएंगे या फिर जाके फेंसेस लगा देंगे तो फिर जो भी सारे ग्रेजिंग एनिमल्स है या कोई भी अदर एनिमल्स दे विल नॉट एंटर द फार्म. बिकॉज ऑफ दिस देयर विल नॉट बी एनी harm to the crops. Then birds are scared away by raising scarecrows and beating drums also. तो मोस्टली आपने देखा होगा एक गोफन होता है, यानी कि एक ऐसा कुछ इस तरह से एक
लेदर का पैच होता है जिसको दोनों तरफ से ऐसे थ्रेड्स बांधे हुए होते हैं। तो फार्मर क्या करता है, इसमें एक स्टोन रखता है और इसको पकड़ के फिर उसको गोल गोल घुमाता है और गोल घुमा के वो स्टोन को वो फेंकता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स जो है वो भाग जाते हैं, है ना। तो उनको हार्म भी नहीं होता है, फार्म को भी कुछ हार्म नहीं है इसकी वजह से, बट देन वी कैन स्केयर दी बर्ड्स अवे। सो ये ऐसे कुछ टेक्निक्स है जो कि हम विदाउट यूजिंग केमिकल्स वी कैन यूज़ देम। दीज आर ऑल ट्रेडिशनल टेक्निक्स और फिर उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप द पेस्ट अवे। देन वीड कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं, सो दे व्हाट आर वीड, सबसे पहले सो वीड आर small size unwanted plant which grow along with the cultivated crop in our field. So weeds are economically very important as they severely reduce crop yield. ठीक है, तो इसलिए economically important है क्योंकि अपना economy break कर देता है, ठीक है, by competing for light, water and nutrients. So hence weeds are harmful. Then xanthinium, that is गोखरू, और से गाजर ग्रास जो है, या फिर पार्थेनम जिसको बोलते हैं, या फिर मोथा और बथुआ, ये सारे जो है वो सारे वीड के टाइप्स एंड वैरायटीज़ है। ये नाम भी आप याद कर लो, 2-3 एग्जाम्पल्स आपको वीड के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो लिखने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। Then methods to control weed, so there are different methods by which we can do weed control. तो उसमें आता है यहाँ पे 3 टाइप्स एक्सप्लेन करके है, जैसे कि मैकेनिकल मेथड यानी कि विदाउट यूजिंग एनी केमिकल वी कैन डू दिस, दैट इज सिंपल सा टेक्निक है। नॉर्मल प्लांट और वीड क्रॉप को वीड प्लांट को आइडेंटिफाई करो और उसको अप्रूट कर दो, सबसे इजी टेक्निक। या फिर उसको प्ला कर दो फार्म में, उसको ग्रीन मैन्योर बना दो उसका भी, या फिर जाके उसको बर्न करो, या फिर उसको फ्लडिंग करके मारो। ओके, सो हेंस दीज आर टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड एज मैकेनिकल मेथड, और वी कैन डू दिस यूजिंग सिकल और से प्ला, उसको यूज़ करके हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। Then what we can do otherwise is we can do is biological control. Biological control में हम यूज़ ऑफ यूजफुल इंसेक्ट कर सकते हैं जो कि वीड को इन्फेक्शन करते हैं या फिर वीड को खाते हैं एंड नॉट क्रॉप प्लांट, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं एंड दे कैन कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय द वीड प्लांट। एग्जाम्पल prickly pear cactus, that is opuntia, opuntia मतलब cactus, is controlled by cochineal insect, and aquatic weeds like hydrilla are controlled by carp fish। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करके वीड का कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल, दैट इज़ अगर वीड हमारे कंट्रोल के बाहर है, मैकेनिकली हम उसको नहीं रिमूव कर सकते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं विच आर हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स। सो वी कैन यूज़ 2,4-D और से एट्राजिन, ये सारे केमिकल्स को यूज़ करके हम वीड को मार सकते हैं। Then we have crop diseases. So there are different kinds of crop diseases such as bacterial or fungal infections or even viral infections, जो कि उनके फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करके वहाँ पे वो बढ़ते हैं। ठीक है, सो दे स्प्रेड एंड इन्फेक्ट द क्रॉप प्लांट causing different crop diseases depending on their mode and occurrence. Okay, then so crop diseases which are given below, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल सीड बॉर्न यानी कि जनरली सीड ही खुद इन्फेक्टेड है तो उसकी वजह से होने वाला एग्जांपल है जैसे और गॉट ऑफ बाजरा और लीफ स्पॉट ऑफ पैडी, ये सारे सीड के थ्रू स्प्रेड होने वाले डिसीज़ है। और दे कैन बी सॉइल बॉर्न, जैसे प्रीवियस किसी प्लांट को इन्फेक्शन हुआ था एक क्रॉप प्लांट को, और ये क्रॉप प्लांट जब ये हो गया यानी कि उसको निकाल दिया, बट फिर भी उसके स्पोर्स या फिर उसकी ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शन कॉजिंग वो ज़मीन में रह गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेड्स थ्रू सॉइल। सो जैसे स्मट ऑफ बाजरा हो गया या फिर टिक्का डिसीज़ है ग्राउंडनट का, ये सारे डिसीजेस जो है सॉइल के थ्रू स्प्रेड होते हैं। या फिर एयर के थ्रू स्प्रेड होने वाले डिसीजेस जैसे रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, तो फंगस के स्पोर्स जो है वो एयर में उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस, दैट इज़ क्रॉप डिसीजेस। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स या फिर मेडिसिन यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फंगीसाइड हो गया, बैक्टीरियासाइड हो गया, ये सबको यूज़ करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देन स्टोरेज, सो प्रॉपर स्टोरेज इज नेसेसरी टू गेट सीजनल फूड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट लाइक गेट मैंगोज इन
जनवरी, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीजनल फ्रूट्स को स्टोर करके रखना पड़ेगा, या फिर वी हैव टू यूज़ अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन स्टोर इट्स प्रोडक्ट्स इनटू अ प्रॉपर कंडीशन। तो उसके थ्रू हमें वो ईयर लॉन्ग हमें मिल सकता है। या फिर से पैडी फील्ड जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो तो रेनी सीजन में लेंगे हम, बट जाके उसको हमें अगर पूरे साल तक चलाना है तो उसको अच्छे से स्टोर करना भी ज़रूरी है। सो हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरेज टेक्निक। सो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, सो इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड, बिकॉज उसमें जर्मिनेशन हो सकता है, उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी उसकी वजह से ख़राब हो सकती है, या फिर मॉइस्चर की वजह से उसमें फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो हेंस बिफोर स्टोरिंग देम their following precautions must be taken. So what are the precautions that we need to take? So first is grain should be safe from moisture, insect, rat and microorganisms. So hence storage house जो है वो ड्राई होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसमें अच्छे से रैकिंग होना चाहिए, तो उसकी वजह से उसमें रोडेंट्स नहीं घुसेंगे, रैट्स नहीं घुसेंगे, और फिर जाके इंसेक्ट्स का उसमें इन्फेस्टेशन नहीं होगा। Then grain must be properly dried in sun to reduce the moisture in it. सो सबसे ईजिएस्ट टेक्निक है, सन को एक्सपोज कर दो, उसकी वजह से काफ़ी सारा मॉइस्चर निकल जाता है। ड्राइंग, नेचुरल ड्राइंग इज़ वेरी से गुड फॉर स्टोरेज, ठीक है। देन ग्रेन मस्ट बी स्टोर्ड इनटू जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स सो दैट मॉइस्चर नहीं पकड़े और फिर बाहर से इंसेक्ट्स वगैरह उसमें इन्फेक्शन नहीं करे, या फिर उसमें से कोई रोडेंट्स वगैरह अटैक नहीं कर सकेंगे। Grain stored into silos, granaries and godowns with chemical treatment to protect the अटैक फ्रॉम पेस्ट। सो ग्रेनरीज यानी बड़े स्टोर हाउसेस होते हैं जिसमें ग्रेन स्टोर करते हैं, या फिर साइलोज यानी कि बड़े बड़े से जैसे टैंक होता है वैसा एकदम लाइफ साइज जो टैंक होता है वैसे काइंड ऑफ होता है साइलो, उसमें ग्रेन स्टोर होते हैं। एंड देन या फिर जाके गोडाउंस में हम गनी बैग्स वगैरह रखते हैं, इनमें सब में हम स्टोरेज कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ड्राइड नीम लीव्स विच इज़ अ बायोलॉजिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग दी इन्फेक्शंस या फिर अटैक्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड रैट्स, उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। दिस इज़ अ ग्रेन साइलो, यहाँ पे ग्रेन स्टोर होते हैं, ठीक है। दिस वन इज़ अ ग्रेनरी, ये ट्रेडिशनल प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ ग्रेनरीज है, इवन दीज आर ग्रेनरीज। So that is how we can store the grains, okay, that is storage. Then factors affecting stored food, अब stored food के ऊपर भी दो kinds of factors attack करते हैं, that is biotic factor and abiotic factor. Biotic यानी living factors, non living यानी कि environmental factors is abiotic. So जैसे कि for example insects, microorganisms, mites, birds, rodents and other animals, they attack the ग्रेन्स और दे अटैक द स्टोर्ड फूड। तो गोडाउन्स हो या फिर ग्रीनरीज हो, इनमें सब में रोडेंट्स वगैरह का अटैक आराम से होता है, ठीक है। सो हैंस टू अवॉइड दैट वी हैव टू टेक केयर। एंड बायोटिक फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और से यूवी रेडिएशंस, इवन हीट और इवन रेन्स, इनकी वजह से भी हमारे स्टोर्ड फूड मटेरियल ख़राब हो सकती है। सो उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेग्रीगेट करना पड़ेगा और अच्छे से उनको स्टोर करना पड़ेगा। सो फूड मटेरियल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज पेरिशेबल, पेरिशेबल यानी द वंस विच गेट स्पॉइल्ड ईजिली इज कॉल्ड एज पेरिशेबल फूड। सो पेरिशेबल फूड गेट स्पॉइल्ड ईजिली ऑन कीपिंग फॉर सम टाइम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में अगर हम इसको स्टोर करेंगे तो वो फट से ख़राब हो जाएगा, यानी कि से विद इन 24 आवर्स और से 48 आवर्स इसका ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू कोल्ड स्टोरेज, ओके। सो फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड मीट, ऑल ऑफ दीज आर पेरिशेबल फूड आइटम्स। नॉन पेरिशेबल इज द फूड विच डज नॉट गेट स्पॉइल्ड आफ्टर लॉन्ग एट रूम टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल पल्सेस, ग्रेन्स या फिर जाके दाल हो गए या फिर सेरेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है इनको हम आराम से नॉर्मल डब्बों में वगैरह भर के इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, बट फिर भी ये ख़राब नहीं होते, जल्दी ख़राब नहीं होते। सो हेंस दीज आर नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स, सो हेंस इसको यूज़ कर सकते हैं।
Non-perishable food material are stored on commercial scale into gunny bags or into grain silos. We've just seen about it. Pesticides are applied on the stored food grains either by spraying or by fumigating. ठीक है, तो फ्यूमिगेशन एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक रूम के अंदर एक कॉर्नर में वी पुट अ मशीन फ्यूमिगेटर और वी कैन यूज़ अ टफ यानी एक बर्तन होता है जिसके अंदर हम फ्यूमिगेटिंग सब्सटेंसेस को डालते हैं, जैसे कैम्फर हो गया या फिर अलग अलग चीज़ें, तो उनके फ्यूम्स जो है वो उस रूम में फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर के इंसेक्ट्स और जो भी सारे उसके अंदर के इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स है, ये सब कुछ उसकी वजह से बाहर एक तो चले जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स जो है वो अच्छे रहेंगे या फिर जो स्टोर्ड चीज़ है वो अच्छी रहेंगी. सो हेंस फ्यूमिगेशन इज़ डन. देन सो बाय स्प्रेइंग, दैट इज़ मैलाथियन या फिर पायरिथ्रम, ये सारी चीज़ों को हम स्प्रे करके वी कैन कीप द ग्रेन्स. एंड फ्यूमिगेशन, वोलाटाइल पेस्टिसाइड्स सच कॉल्ड एज फ्यूमिगेंट्स आर यूज्ड. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे, इनको हम उसमें फिल कर देते हैं. सो दैट इज़ हाउ फ्यूमिगेशन कैन बी डन. देन दे हैव टॉक्ड अबाउट बफर स्टॉक. सो बफर स्टॉक इज सरप्लस स्टॉक्स, यानी कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रेन बचते हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं, उसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं, जिसको हम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल से फ्लड्स आ गए, ड्रॉट आ गए, जिस सीज़न में कोई भी क्रॉप हमें प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं, इस बफर स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं. सो देर आर फूड ग्रेन्स आर stored into large godowns and agencies like Food Corporation of India, that is FCI, where and state warehouse corporations which are present at every state. And fruits and vegetables have high water content, so their storage is done at 0 to 1 degree centigrade temperature, and otherwise it is also can be stored by drying, canning, freezing and other methods also. सो ड्राइंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर. कैनिंग में माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है. कैनिंग में हम मेजरली उसमें पैस्चराइजेशन या फिर अदर टेक्निक्स यूज़ करके उसके अंदर से सब अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं और फिर कैनिंग करते हैं. सो हेंस इट इज़ वेरी हेल्पफुल. मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स को हम टेट्रा पैक्स में पैक करते हैं. टेट्रा पैकिंग में मिल्क ख़राब नहीं होता है. इट कैन बी स्टोर्ड फॉर से इवन फॉर अ मंथ. एंड freezing also can be done, which reduces the respiration of microorganism, because of which there is lesser growth. So we are coming down to again review questions. ये आपको homework के लिए solve करना है. And that finishes with the plant का improvement in food resources, that is improvement in food resources in agriculture and plants. Now we are going to study about food resources, that is animals. Okay, so animal resources या फिर animal husbandry. Okay, so husbandry का मतलब क्या है? Feeding, breeding and keeping animals into farm is called as husbandry. So animal husbandry, a scientific management of domesticated animals dealing with feeding, breeding and health is known as animal husbandry. So main elements of animal husbandry are प्रॉपर फीडिंग ऑफ द एनिमल. जो हम फार्म में एनिमल रखते हैं, ऑब्वियसली उसकी केयर लेना है हमें, तो फिर हम उसको प्रॉपरली फीड करना चाहिए. देन प्रोवाइडिंग देम गुड शेल्टर सो दैट दे विल फील एट होम एंड दे विल गिव अस द प्रॉपर प्रोडक्ट्स. प्रॉपर हेल्थ ऑफ एनिमल इज़ टू बी मेंटेन, बिकॉज उसी एनिमल से हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा खासा तभी आएगा अगर एनिमल की हेल्थ अच्छी होगी. एंड देन प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स सो दैट हाइब्रिडाइजेशन को टेक्निक को यूज़ करके हम प्रोडक्ट जो मिलने वाला है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड उसकी से न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. सो दैट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल ब्रीडिंग, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन. सो द प्रैक्टिस ऑफ keeping and breeding of animals for specific purposes is called as domestication of animals, and such animals are called as domestic animals. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे डोमेस्टिक एनिमल्स के. तो जैसे फॉर एग्जांपल मिल्च एनिमल्स, यानी कि जो मिल्क देते हैं वो एनिमल्स, काऊ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा. देन इज मीट यील्डिंग या फिर एग यील्डिंग एनिमल्स. सो एग्जांपल इज गोट, शीप, फिश, चिकन एक्सेट्रा. और ड्रॉट एनिमल यानी कि जो लेबर के लिए यूज़ किए जाते हैं, डोंकी, हॉर्स, म्यूल, बुलक्स एक्सेट्रा. Animals which are used for hide and hair, that is sheep, goat, rabbit, cow, etc. Then
यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ दिए हुए हैं एनिमल प्रोडक्ट्स की, तो जिसमें दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू द चार्ट। जैसे किसमें मिल्क में फ़ैट क्वांटिटी कितना है या फिर प्रोटीन क्वांटिटी कितना है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई गई है। देन कैटल फार्मिंग, सो कैटल फार्मिंग इज़, या फिर इसको हम डेयरी भी बोलते हैं। सो कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर टू पर्पजेस, मिल्क प्रोडक्शन एंड ड्रॉट लेबर। सो ड्रॉट लेबर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एनिमल्स यूज्ड फॉर लेबर, दैट इज़ जो भी फार्म में एनिमल्स है जो कि प्लाइंग के लिए वगैरह यूज़ होते हैं, या फिर कैरिंग दी अदर मटेरियल फ्रॉम द फार्म टू places, these animals are called as draught animals. So example is livestock management, that is all domestic useful animals are counted into livestock, यानी कि जो मिल्क देते हैं या फिर जो हाइड के लिए भी बाद में यूज़ किया जाता है उनका स्केल, सो दीज आर ड्रॉट एनिमल्स। ठीक है, सो ड्रॉट एनिमल्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? टिलिंग के लिए या फिर प्लाइंग के लिए, इरिगेशन के लिए। वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट इरिगेशन मेथड, जिसमें कनाल फेड मेथड में हम ड्रॉट एनिमल्स को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड। देन मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल कैटल आर कॉल्ड एज मिल्च और डेयरी एनिमल्स, वाइल मेल कैटल इज एंगेज्ड इन टू लेबर एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज ड्रॉट एनिमल्स। इंडियन कैटल आर लाइक, काऊ में आता है बॉस इंडिकस या फिर बफेलो में बॉस बोबालस। These are important for important forms of domestic animals. So in India we get both cow milk and buffalo milk, both are rich in protein, तो हम दोनों भी मिल्क यूज़ करते हैं मेजरली। डेयरी प्रोडक्ट्स में अपने काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क दोनों भी सुना हुआ होता है ना, सो दैट इज़ यूज्ड। Milk of buffalo contains more fat than that of cow milk. So cow milk is rather healthier to drink than the buffalo milk. So here they have given a few examples, जैसे कि Mura is a high yielding variety of buffalo which is quite famous in India. Holstein cow, Holstein Friesian cow जो है वो एक hybrid cow है, और Jersey cow is also a hybrid cow. तो इनकी breeds जो है they were crossed with Indian variety and then they were used for high yielding purposes in India, that is cow milk high yield production के लिए उनको यूज़ किया जाता है। Then breeds of cattle. Now depending on the utility and cattle are classified into following groups. जैसे milch breeds यानी कि the ones which are used for milk, तो उसमें आती है गिर, सहीवाल, रेड सिंधी एंड देओनी, ये सारे काऊ के वैराइटीज़ है। देन ड्रॉट वैरायटी में यानी कि जो बुलक के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है मालवी, हल्लीकर, नागेरी और कंगायाम। Then there are dual purposes which are used for both milk and work. Those are Kankraj or Thar Parker or even Haryana breed or Ungale breed. These are used for both purposes. Buffaloes which are used are Nagpuri, Surati, Mehsana, Zafrabadi, Mura, Nili और भादावरी। तो दीज ब्रीड्स, ये सारे नाम आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ब्रीड्स ऑफ काउज़ है, कौन से ब्रीड्स ऑफ बफेलोज है यूज़ किए जाते हैं, या फिर इवन इनटू एंट्रेंस एग्जाम्स यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन दीज। ठीक है, देन एक्जॉटिक या फिर फॉरेन ब्रीड्स विच वर क्रॉस हाइब्रिडाइज्ड एंड देन यूज्ड। सो देर आर डिफरेंट वराइटीज़ लाइक होल्स्टन फ्रेजर विच इज़ फ्रॉम होलैंड, जर्सी काउ विच वॉज गॉट फ्रॉम USA, Ayrshire it was used it came from Scotland, or Brown Swiss from Switzerland, Red Dane from Denmark. Then breed, so group of animals of a common origin within a species. These are having certain distinguishing characteristics which are found between the members of same species. Then जैसे कि ब्रीड यानी कि क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल से मैं अगर आपको बहुत इजीली समझाने चाहूँ तो डॉग्स हैव डिफरेंट ब्रीड्स। डॉग एक स्पीसीज़ है बट उसके अंदर बहुत सारे ब्रीड्स है, जैसे कि लैब्राडोर होता है या फिर पमरेनियन होता है, और इवन देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ इंडियन वैरायटी। ठीक है, तो ये उनके हिसाब से उनके वैराइटीज़ है। ठीक है, बट स्पीसीज़ इज डॉग। देन हाई यील्डिंग वैराइटीज़ जो क्रॉस हाइब्रिडाइज करके यूज़ की जाती है, सो देर इज़ करन स्विस यानी कि ब्राउन स्विस और सहीवाल के बीच में उसको क्रॉस किया गया था। करन फ्रेज जो हॉल्स्टेन फ्रेजियन एंड थार पार्कर को क्रॉस करके बनाई गई है, या फिर फ्रेजियन सहीवाल दैट इज़ होल्स्टेन फ्रेजियन
एंड सहीवाल के बीच का क्रॉस है. Then, importantly, what we need to know is lactation period. Lactation period is the period during which dairy or milch animals they produce milk. That is, it is between the birth of the young one and the next pregnancy. जैसे कि कोई भी organism milk क्यों produce करता है? To feed the young one. So this period is called as the milching period, okay, या फिर lactation period. So milk production depends on to some extent on the period of lactation. So according to the period of lactation, we are going to gain the milk from the milk animal. So hence it is very important for farmer to know the lactation period. तो जैसे for example सहीवाल का lactation period is 300 days, यानी कि वो 300 days it will give on an average 2800 liters of milk. या फिर होल्स्टीन फ्रीजियर का देखो तो ये पूरे साल भर मिल्क देती है एंड देन मिल्क का क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है. दैट इज़ 16,000 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ गिवन बाय होल्स्टीन फ्रीजियर. एंड फ्रेजवाल यानी कि जो सहीवाल और फ्रेजियन का क्रॉस है उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है इट इज़ 5,000 लीटर्स एंड इट गिव्स मिल्क फॉर 326 डेज. तो इनके लिए हमें क्या करना है? डेयरी एनिमल अगर हमने रखा है फार्म में तो उसके लिए हमें क्या क्या फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी ज़रूरी है वो यहाँ पे बताइए. इसके ऊपर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर फार्म प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड फॉर डेयरी इंडस्ट्री. तो आपको ये लिखना है कि ये सब जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है वो आपको पॉइंट वाइज लिखनी है. तो जैसे फॉर एग्जांपल शेल्टर. नाउ एवरी एनिमल इज इट रिक्वायर्ड शेल्टर क्योंकि वी नो दैट वी आर मच मोर सेंसिटिव दैन प्लांट्स. सो हेंस वी रिक्वायर shelter for staying and saving ourselves from the harsh environmental conditions. So hence animals which are being kept for growth, drought and milk, इनको भी shelter देना ज़रूरी है. So hence a good animal shelter not only increases the production of milk but also improves the health of the animal. So good shelter should have following characters. First is एनिमल्स को हीट कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्शन चाहिए. सो हेंस इट शुड हैव अ रूफ एंड इट शुड बी एरी. देन इट शुड बी क्लीन ड्राई एरी एंड वेल वेंटिलेटेड. सो हेंस इट्स वॉल शुड बी केप्ट एट अ प्रॉपर हाइट. तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक इमेज बनाती हूँ. तो सबसे पहले तो हमें उसके ऊपर शेल्टर चाहिए, फिर जाके हमें उसमें क्या चाहिए, उसमें अच्छा खासा वेंटिलेशन के लिए उसकी वॉल्स जो है वो थोड़ी सी छोटी रखना ज़रूरी है ताकि ऊपर में वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ा विंडो रहे. ठीक है. एंड देन इट शुड बी ड्राई एंड एरी. तो ड्राई एंड एरी रखने के लिए हमें उसको थोड़ा सा स्लांटिंग या फिर स्लोपिंग बनाना ज़रूरी है ताकि अंदर में जो भी सारा एनिमल कभी कभार यूरिनेट कर देते हैं, कभी कभार उसका फीकल मैटर वहीं पे गिर जाता है, कहीं पे उसका डंग रहेगा. तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही बार में पानी में वॉश कर दिया तो स्लोप की वजह से वो अपने आप बाहर निकल के आएगा. सो हेंस द शेल्टर विल रिमेन एरेटेड एंड वेल वेंटिलेटेड एंड इट विल बी ड्राई. ठीक है. देन इट शुड बी स्पेशियस बिकॉज ईच एनिमल हैज़ इट्स ओन स्पेस है ना. तो उनकी स्पेस दूसरा एनिमल अगर इन्वेड करेगा तो उनमें झगड़ा होता है. तो अगर हमें इसको ध्यान में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एनिमल को स्पेसिफिकली जितनी जगह लगती है उतनी जगह काउंट करके जितने एनिमल्स है उस हिसाब से हमें शेड बनाना ज़रूरी है. सो हेंस इट शुड बी spacious. Then it should have sloping floor so that hygienic disposal of animal excreta can be done. So we have discussed about it. इसके अलावा मैं और कुछ ऐड करती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल उसमें हमें उनके लिए वाटर के से वाटर अच्छे से रखने के लिए जगह होनी चाहिए जहाँ पे एनिमल्स जाके पानी पी सके, उनका झगड़ा नहीं हो. और हर एक एनिमल के सामने देयर शुड बी फूड का एक छोटा सा एरिया हम कैरीज बना के रख सकते हैं जहाँ पे एनिमल अपना ग्रेजिंग करे या फिर जो भी फूड हम उसको डालेंगे वो वहाँ से खाए. देन grooming. So grooming is regular brushing of animal to remove dirt and loose hair should be done because these stray dirt and whatever hair loose hair जो है वो सारे जो है if it falls into milk it will obviously reduce and degrade the quality of the milk. Okay, so hence it should be done time to time. External parasites should be removed so that animal will not get infected and उसकी health अच्छी रहेगी. Feeding. Now food given to animal is called as feed.
the food required are of two types. First is maintenance requirement, that is which supports the basic life functions of the animal. तो वो होता है जैसे रफिश होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देते हैं. एंड देन मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि मिल्क यील्ड को इंक्रीज करने वाले, यानी कि प्रोटीन डाइट जिसको हम जनरली बोलते हैं, वैसा वाला जो डाइट है उसको मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं. इस हिसाब से हम फीड को दो हिस्सों में बांटते हैं. So for dairy animal, feed constitutes of two main components. First is roughage, so it is large amount of fiber and which has low nutrient content, but it includes hay fiber, silage, fodder और legumes like barsem, काउपी एक्सेट्रा. तो ये जनरली जो है वो लीफी पार्ट होता है जो भी फीड है उसमें से. सो जनरली जिसको हम रफेज के जैसे ग्रो करते हैं इनटू फार्म और ये एनिमल्स को देते हैं ताकि इनकी डेली फीडिंग जो उसकी है वो हो सके. एंड देन सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेट. सो कॉन्सेंट्रेट इज मिक्सचर ऑफ सेरेल्स लाइक मेज, ओट, बार्ली, ज्वार विच और ब्रोकन ग्राम्स, राइस पॉलिश, कॉटन सीड, ग्राम ब्रान, मोलासिस, या फिर ऑयल निकालने के बाद जो बचता है वो सारे ऑयल सीड्स का ऑयल केक्स जो है, या फिर जाके जिसको हम मॉइस्चर करके पानी के साथ इसको ब्रेक करके हम इसको एनिमल को फीड करते हैं. सो दीज आर वेरी रिच इन टू प्रोटीन, दीज आर हाईली पैलेटेबल एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, एंड बिकॉज दे आर हाई इन प्रोटीन तो इसकी वजह से मिल्क का क्वान्टिटी एंड क्वालिटी इसकी वजह से बढ़ता है. So the dairy animals are required balanced ratio into their diet. So ration is the amount of food which is given to the animal during 24-hour period, that is called as ration. Then so here they've talked about white revolution. White revolution was brought in India by Dr. Kurian Varghese, who is the founder and chairman of National Dairy Development Board, that is NDDB. गुजरात में ये सबसे पहले ये हुआ था in 1965 and started Operation Flood, that is which is the world's highest or largest dairy development program which was started in 1970 to provide milk to one and all. Dr. Kurian is called the architect of Indian modern dairy industry, means huge increase in production by using improved high yielding milk variety of crossbreeding milch animals, and he is also known as father of white revolution in India. इसको याद रखो, ठीक है. Silver revolution is increase into egg production, whereas blue revolution is increase into fish production. ऐसे ही oil production का है, और there is revolution, there are many revolutions, we are going to study them one by one later on. Then breeding. So what can be done for cattle breeding? So cattle breeding is selecting best type of cattle for mating purposes. So breeding in cattle is done by two methods. First is natural breeding and second is artificial breeding. So natural breeding is random breeding, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, पेडिग्री मेंटेन करते हैं. पेडिग्री is we keep a check on generation after generation of the bulls and अलॉन्ग विद दी काउज. तो उसमें से हम फाइंड करते हैं कि कौन सा बुल स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सी काउ स्ट्रॉन्गेस्ट है, और उनमें मेटिंग करके उसमें से हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ नॉर्मल एनिमल इज प्रोड्यूस्ड. कंट्रोल्ड ब्रीडिंग. Breeding of native cows are crossed with superior quality of imported bulls, that is called as controlled breeding. So इसमें hybrid cow yield more milk and hybrid ox are more active and energetic. तो इसमें क्या किया है कि नेटिव काउ जो भी है अपनी वो उसमें से हम सुपीरियर काउ को आइडेंटिफाई करते हैं. देन अ सुपीरियर इम्पोर्टेड बुल इज़ brought in India, or from India it is mostly exported outside. You might have heard about the bull Yuvraj, right? तो उसको भी यहाँ से इंडिया से बाहर कंट्रीज़ में उसको ब्रीडिंग के लिए भेजा जाता है. सो दीज आर यूज्ड सो दैट उसमें से हम जैसे कि करन फ्राइज हो गया या फिर फ्रेसिवाल हो गया, इनको हमने ब्रीडिंग टेक्निक दैट इज़ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया है. देन अदर टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं, सीमेन या फिर स्पर्म्स ऑफ द गुड कैटल ब्रीड दैट इज़ मेल, मोस्टली क्योंकि एनिमल्स को इंपोर्ट करना डिफ़िकल्ट हो तो फिर हम सिर्फ उनका सीमेन इंपोर्ट करते हैं. सो सीमेन इज़ देन ब्रॉट इन एंड इज़
injected into the vagina of a healthy female and artificial insemination is carried out. इसके थ्रू भी fertilization हो जाता है और फिर हम उसमें से नया variety of organism जो भी आएगा, अच्छा quality and quantity of milk या फिर active into labor work can be obtained. They have talked about a few things here into competitive window, that is veterinary research institute के बारे में है, तो ये आप पढ़ सकते हो इज़्ज़त नगर में, या फिर जाके डिफरेंट varieties which were obtained उसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल्स देके you can go through it. If you have any doubts then you can message me. Then last is cattle diseases. So cattle diseases is a healthy animal can be recognized by its regular feeding, normal posture, definite body temperature and pulse rate एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट. सो जो भी मिल्कमैन होता है उसके एनिमल के साथ का कॉन्टैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारी चीज़ें उसको तभी पता चलेंगी अगर उसका कॉन्टैक्ट उसके साथ रहेगा. ठीक है, सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिसीजेस विच आर मेंशन्ड हियर आर बैक्टीरियल डिसीजेस, जैसे एंथ्रैक्स हो सकता है, वायरल डिसीजेस लाइक काउपॉक्स, फुट एंड माउथ डिसीज एंड रिंडरपेस्ट ऑकर्स. Fungal infection like ringworm or aspergillosis can occur, and parasitic diseases like amoebiasis can occur into cattle. Prevention के लिए हमें क्या करना है? Cattle shed should be spacious, airy and properly lighted so that every animal has its own space, and if they are infected they will still stay away and the infection will not spread. Animal shelter should be cleaned regularly so that the animal will stay away from these pathogenic organisms. Nutritive food and feed and fresh water should be provided so that उसके through infection उसमें नहीं आए, and animals should be compulsorily vaccinated to immunize them against infectious disease. ये सबसे easiest है. तो regular veterinary visit to the cattle shed and उनका वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन उसका प्रॉपर हर टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, और सिम्टम दिखते ही वेट को बुलाना ज़रूरी है. सो हेंस दीज आर द प्रिकॉशंस विच वी कैन टेक so that we will keep the diseases away. तो ये कुछ रिव्यू क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, और प्रीवियस वाले भी जो अपने क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के थे वो भी आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है. सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. वी विल मीट इन टू नेक्स्ट क्लास. बाय, टेक केयर.